द 40 रूल्स ऑफ लव। एलिफ शफाक तुर्की की सबसे प्रशंसित और मुख्य उपन्यासकारों में से एक हैं। उनका जन्म 1971 में हुआ था और वे 6 उपन्यासों की लेखिका हैं, जिनमें द 40 रूल्स ऑफ लव, द बेस्टर्ड ऑफ इस्तानबुल, द गेज, द सेंट ऑफ इंसिपिएंट इंसैनिटीज़ और द फ्ली पैलेस शामिल हैं, और एक गैर काल्पनिक कृति भी लिखी है। वे एरिज़ोना विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और अपना समय अमेरिका और इस्तानबुल के बीच बांटती हैं। जब मैं एक बच्चा था, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने फरिश्तों को देखा, मैंने ऊपरी और निचली दुनियाओं के रहस्यों को देखा। मैंने सोचा सभी लोग वही देखते हैं। अंत में मैंने महसूस किया कि वे नहीं देखते। शम्स तबरेज़ी। प्रस्तावना। तुम अपनी उंगलियों के बीच एक पत्थर पकड़ते हो और उसे बहते पानी में फेंक देते हो। इसका असर आसानी से दिखाई नहीं देता। जहाँ पत्थर पानी की सतह को तोड़ता है, वहाँ एक छोटी सी लहर उठती है। फिर एक छींटा पड़ता है जो आसपास बहती नदी के शोर में दब जाता है। बस इतना ही। अब एक पत्थर को किसी झील में फेंको। इसका असर न सिर्फ दिखाई देगा, बल्कि कहीं ज़्यादा देर तक बना रहेगा। वो पत्थर शांत पानी को विचलित कर देगा। जहाँ पत्थर पानी से टकराएगा, वहाँ एक गोलाकार लहर बनेगी और पलक झपकते ही वह एक से कई लहरों में बदल जाएगी। कुछ ही समय में एक छोटी सी गिरावट से उठी लहरें फैलते फैलते पूरे पानी की सतह पर महसूस की जा सकेंगी। ये लहरें तभी रुकेंगी और ख़त्म होंगी जब वे किनारे तक पहुंच जाएंगी। अगर कोई पत्थर नदी में गिरता है, तो नदी उसे अपने पहले से ही उथल पुथल भरे प्रवाह में एक और हलचल मानकर आगे बढ़ जाती है। कुछ भी असामान्य नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे संभाला ना जा सके। लेकिन अगर वही पत्थर किसी झील में गिरता है, तो वह झील फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। 40 वर्षों तक एला रूबिनस्टीन की ज़िंदगी एक शांत जल की तरह रही। आदतों, ज़रूरतों और पसंदों का एक अनुमानित क्रम। भले ही वह कई मायनों में एक रस और साधारण थी, लेकिन उसने उसे कभी उबाऊ नहीं पाया। पिछले 20 वर्षों में उसकी हर इच्छा, हर दोस्ती और हर फैसला उसके विवाह के दायरे में ही तय होता रहा। उसके पति डेविड एक सफल दंत चिकित्सक थे, जो कड़ी मेहनत करते थे और अच्छी खासी कमाई करते थे। एला हमेशा से जानती थी कि उनके बीच कोई गहरा जुड़ाव नहीं है, लेकिन उसका मानना था कि शादीशुदा जोड़े के लिए भावनात्मक जुड़ाव कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब पति पत्नी को साथ रहते हुए इतना लंबा समय हो गया हो। शादी में प्रेम और जुनून से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे समझ, स्नेह, करुणा और सबसे बढ़कर वह गुण जो इंसान को लगभग ईश्वर जैसा बना देता है, क्षमा। प्रेम इन सब के बाद आता है, जब तक कि कोई उपन्यासों या रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में ना जी रहा हो, जहाँ पात्र हमेशा जीवन से बड़े दिखाए जाते हैं और उनका प्रेम किसी किंवदंती से कम नहीं होता। एला की प्राथमिकताओं में उसके बच्चे सबसे ऊपर थे। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी, जेनेट, जो कॉलेज में पढ़ती थी, और 2 किशोर जुड़वा बच्चे, ऑली और एवी। इसके अलावा उनका 12 साल का एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता था, स्पिरिट, जो सुबह की सैर में एला का साथी रहा था और बचपन से ही उसका सबसे खुशमिजाज दोस्त था। अब वह बूढ़ा हो चुका था, मोटा हो गया था, पूरी तरह बहरा और लगभग अंधा भी। उसका समय करीब आ रहा था, लेकिन एला ये मानना पसंद करती थी कि वह हमेशा यूं ही बना रहेगा। फिर भी वह ऐसी ही थी। वह कभी किसी चीज़ के अंत का सामना नहीं करती थी, चाहे वह कोई आदत हो, कोई दौर हो या फिर एक शादी। यहाँ तक कि जब अंत बिल्कुल सामने खड़ा हो, साफ और अनिवार्य।
रूबस्टीन परिवार नॉर्थैम्प्टन, मैसाचुसेट्स में एक बड़े विक्टोरियन घर में रहता था, जिसे कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वह शानदार था। 5 बेडरूम, 3 बाथरूम, चमचमाते लकड़ी के फर्श, 3 कारों का गैरेज, फ्रेंच दरवाजे और सबसे बढ़कर बाहर बना जैकुज़ी। उनके पास जीवन बीमा, कार बीमा, रिटायरमेंट योजनाएं, कॉलेज बचत योजनाएं, संयुक्त बैंक खाते थे और जिस घर में वे रहते थे उसके अलावा 2 प्रतिष्ठित अपार्टमेंट भी थे, एक बोस्टन में, दूसरा रोड आइलैंड में। ये सब उन्होंने और डेविड ने मिलकर कड़ी मेहनत से हासिल किया था। बच्चों से भरा बड़ा और व्यस्त घर, सुंदर फर्नीचर और घर में बनी पाई की खुशबू भले ही कुछ लोगों को आम सी बात लगे, लेकिन उनके लिए ये एक आदर्श जीवन की तस्वीर थी। उन्होंने अपनी शादी को इसी साझा सपने के आधार पर बनाया था और अपने अधिकांश, शायद सब नहीं, लेकिन सपनों को हासिल भी कर लिया था। पिछले वैलेंटाइन डे पर उसके पति ने उसे दिल के आकार का हीरे का पेंडेंट दिया था और एक कार्ड जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय एला के नाम। एक ऐसी महिला जिसका स्वभाव शांत था, दिल उदार था और धैर्य संत जैसा था। मुझे जैसा मैं हूँ वैसा स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा डेविड। एला ने यह बात कभी डेविड से स्वीकार नहीं की, लेकिन उसका कार्ड पढ़ना उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई शोक संदेश पढ़ रही हो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे बारे में यही लिखा जाएगा, उसने सोचा था। और अगर वे ईमानदार होते तो शायद ये भी जोड़ते, अपने पूरे जीवन को अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द बनाते हुए एला में जीवन की कठिनाइयों का अकेले सामना करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी थी। वह ऐसी नहीं थी जो बिना सोचे समझे जोखिम उठाए। यहाँ तक कि अपनी रोज़ की कॉफ़ी का ब्रांड बदलना भी उसके लिए एक बड़ी बात थी। इन्हीं सब कारणों से कोई भी, यहाँ तक कि एला खुद भी, ये समझ नहीं पा रही थी कि 2008 की शरद ऋतु में 20 साल की शादी के बाद जब उसने तलाक के लिए अर्जी दी तो आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन इसके पीछे एक कारण था, प्रेम। वे एक ही शहर में नहीं रहते थे, यहाँ तक कि वे एक ही महाद्वीप में भी नहीं। वो दोनों न सिर्फ मीलों दूर थे, बल्कि स्वभाव और जीवन शैली में दिन रात की तरह अलग थे। उनकी जीवन शैली इतनी भिन्न थी कि ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्यार में पड़ना तो दूर की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ, और ये बहुत तेज़ी से हुआ। इतनी तेज़ी से कि एला को ये समझने का भी समय नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो सावधान भी नहीं हो पाई। अगर प्रेम के सामने कोई कभी सावधान हो भी सकता है। प्रेम एला की ज़िंदगी में उतनी ही अचानक और तीव्रता से आया जैसे कहीं से अचानक एक पत्थर आकर उसकी शांत झील जैसी ज़िंदगी में फेंक दिया गया हो। This was chapter 1 complete with Prastavna. This was Prastavna, okay? Subscribe, subscribe, subscribe.